हेलो एवरीवन, क्लास 11th विषय हिंदी, पाठ संख्या 3 बेबी हालदार पाठ की लेखिका। पाठ का नाम है आलो अंधारी। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा कि किस तरह बेबी हालदार अपने जीवन में संघर्ष करती है और उसे कितने अच्छे मालिक मिलते हैं जिनके यहाँ ये काम करती है। ठीक है, वहाँ बेबी को घर जैसा अनुभव होता है और एक बेबी को सारे सुख मिलने के बावजूद भी एक बार वो बहुत अधिक दुखी होती है क्योंकि उसका बड़ा बेटा पता नहीं कहीं चला जाता है। और एक बार तातुश घर के जो मालिक हैं वो उनसे पूछ लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से ज़रूर मिलवाऊंगा। लेखिका का बड़ा लड़का पता नहीं कहीं चला जाता है। उसे हर समय यह चिंता रहती है कि वह कहाँ होगा। उसका मन उदास हो जाता है। यह उदासी तातुश को सहन नहीं हुई। तातुश जो है वो उसे घर में अपनी बेटी की तरह रखते हैं। उसके लड़के की खोज करनी शुरू कर दी। तातुश के कारण वह अपने लड़के से मिल जाती है और तातुश ने उसे वहाँ से निकालकर दूसरी अच्छी जगह काम दिलवा दिया। लेखिका सोचती है कि तातुश पिछले जन्म में उसके बाबा रहे होंगे, वे उसका कितना ध्यान रखते हैं। इतना हमने पढ़ लिया था बेटा। इसके आगे देखिए। होते होते एक दिन तातुश ने स्वयं ही कहा, तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना। सुनकर मैं बहुत खुश हुई। वह फिर बोले, उसके लिए यहीं कहीं काम देखो जिससे वह रोज़ तुमसे मिलजुल सके। लेकिन बेबी जानती हो, बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है, अर्थात बाल मजदूरी कराना बहुत गलत है। जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता, 18 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों से कार्य कराना गैर कानूनी है। उसे वहाँ से छुड़ा लाना चाहिए। उसके लिए ऐसे किसी जगह काम देखा जहाँ रहते रहते वे कोई और कामकाज, कुछ लिखना पढ़ना भी सीख सके। ऐसा ही कुछ हमें करना होगा। लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा? मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा, आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी 2-1 घंटे का काम पकड़ सकती हूँ, तो मैं वैसा ही क्यों न करूँ। तातुश बोले, उससे क्या होगा? बेबी एक जगह से काम करके आओगी और आकर फिर वह यहाँ खटना होगा। ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। इतनी भागदौड़ करना ठीक नहीं है और फिर उसकी ज़रूरत भी क्या है। अभी तो ये सब जैसा चल रहा है वैसा ही चलाओ। तातुश की बातें सुन मुझे बहुत माया होती है। मैं सोचती हूँ कि इस तरह से तो कभी मेरे बाबा माँ ने भी मुझे नहीं समझाया। लगता है तातुश मेरे पिछले जीवन में वह सचमुच मेरे बाबा ही रहे होंगे, नहीं तो मेरे अच्छे बुरे की इतनी चिंता क्यों करते हैं। थोड़ी देर बाद तातुश ने फिर कहा, तुम्हें मैंने लिखने पढ़ने का जो काम दिया है तुम वही करती रहो। तुम जितना समय यहाँ वहाँ के काम में लगाओगी उतना लिखने पढ़ने में लगाओ। तुम देखोगी एक दिन वही तुम्हारे काम आएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसी से काम चलाओ बेबी। और फिर यह भी तो सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु तुम्हारा कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं। हमेशा कहते रहते हैं कि लिखती जाओ, लिखना बंद मत करना। उन्हें मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से पड़ेगा कि तुम वह न कर बाहर जाकर दूसरे काम कर रही हो, तो वे मुझे ही तो दोष देंगे। कुछ दिन बाद तातुश ने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, बेबी तुम अपने लड़के को वहाँ से ले आओ। मुझे उसका वहाँ काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कौन कह रहे हैं? तातुश। किससे बोले? बेबी हालदार से। क्या कह रहे हैं कि तुम अपने बड़े बेटे को
यहीं ले आओ जहाँ वो काम कर रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि जहाँ वो काम कर रहा है। और बेबी हालदार को ये लगता है कि तातुश उनके पिछले जन्म में कहीं कोई उनके बाबा रहे होंगे कि हर बात की उनकी इतनी चिंता करते हैं। मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई। तातुश उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे, कोई ऐसी जगह जहाँ रहकर वह घर का काम करते करते कोई और हुनर या लिखना पढ़ना भी सीख सके। ऐसा घर लेकिन मुश्किल ही से मिलता। मेरे पास अब मेरे तीनों बच्चे थे, फिर भी मैं खुश नहीं थी। मैं सोचती थी हम लोगों को खिला खिला पहना तो वह रहे ही हैं, और कितना करेंगे हमारे लिए। मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता था। मैंने तय किया कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूँगी। जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अब भी बनाऊँगी। तातुश समझ गए थे कि खाने पीने को लेकर मैं कुछ उलझन में हूँ। वह मुझे अपने सामने ही खाने को कहने लगे। कभी कभी वे स्वयं प्लेट में खाना निकाल मुझे देते और उसी समय खा लेने को कहते। उन लोगों का ऐसा स्नेह देख कभी कभी मैं सोचने लगती कि मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था। मैंने इतने घरों में काम किया लेकिन इस तरह घर जैसे लोग कहीं नहीं देखे। कौन सोच रहा है लेकिन ये बेबी हालदार कि कितना ख्याल रख रहे हैं, किस तातुश किसका, बेबी हालदार का, और वो उसके मन की हर पीड़ा को समझ जाते थे। अब तीनों बच्चों को लेकर वो इस घर में रहती थी। मैंने इतने घरों में काम किया, लेखिका कह रही है, लेकिन इस घर जैसे लोग मुझे कहीं नहीं देखे। इससे पहले जहाँ भी मैं रही वहाँ काम के लिए मुझे महीना मिलता था, वहाँ वैसा कुछ नहीं था। तातुश कहते, बेबी मैं ये समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूँ। तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसे देता हूँ। तुम बस यही समझो कि तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ। मेरा जेब खर्च तब थोड़ा बढ़ गया। तब तातुश के छोटे लड़के अर्जुन दा के दो बंधु भी वहीं रहने लगे। अर्जुन दा के वे बंधु भी बहुत अच्छे थे। वे भी मुझे चाहते थे। मेरे बच्चों से भी बुला बुला कर वे बातें करते थे। उसमें एक का नाम सुखदीप था और एक का रमन। अर्जुन दा ने मुझे वे ही ज़्यादा अच्छे लगते। क्यों न लगते। उन्हें चाय पानी या खाने के लिए कुछ चाहिए तो फट से मुझसे कहते, जबकि अर्जुन दा ऐसा ही किसी चीज़ की दरकार होने पर भी कुछ नहीं कहता था, बस बिस्तर पे लेटा रहता। मैं स्वयं उसके पास जाकर पूछती, कुछ ला दूँ, चाय पानी खाने को कुछ। वह सिर्फ लाकर कभी हाँ करता तो कभी ना। उसके बंधु ऐसे नहीं थे। वे मुझे अपने जैसा मानते थे और मैं भी उन्हें अपना ही समझती थी। उन दोनों में भी सुखदीप दा कम बातचीत करने वाला था। मुझे लगता कि वह शर्माता है। रमन दा दूसरी तरह का था। वह इस घर को बिल्कुल अपना समझकर रहता था। वह मुझे काफ़ी कुछ सिखाता भी, खाने की कई चीज़ें बनाता। मैंने उससे सीखा। वह मुझसे मेरे बच्चों के बारे में भी बातें करता। कहता, देखो अभी वे छोटे हैं, अभी उनका शैतानी करने का समय है। तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। उनकी पढ़ाई लिखाई पर नज़र रखनी होगी। उन्हें सब समय खेलने मत देना, नहीं तो उनका पढ़ना लिखना चौपट हो जाएगा। रमन दा पहले सोचता था कि मेरे कोई लड़की नहीं है, तीनों बच्चे लड़के हैं। मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूसरी तरह का होता जा रहा था। और कभी कभी वह लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी। रमन दा की भूल उस दिन दूर हुई जब उसने मेरी लड़की को एक गुड़िया लिए खेलते देखा। उसने तातुश से पूछा, बेबी का ये लड़का है या लड़की? उसके हाथ में तो गुड़िया है। तातुश बोले, क्यों, तुम्हें मालूम नहीं? यह तो बेबी की लड़की है। रमन दा ने जब हंसकर कहा, तभी तो
और मैं तो समझ बैठा था कि यह भी उनका लड़का ही है। रमन दा और सुखदीप दा के आने से घर में थोड़ी चहल पहल बढ़ी, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि जल्दी ही उन दोनों ने काम पर जाना शुरू कर दिया। इस बीच मेरा बड़ा लड़का भी मेरे पास से चला गया, क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातुश ने काम दिला दिया जहाँ साहब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा दिलवाया था। मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते, क्योंकि अब वे बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। अर्जुन दा, रमन दा और सुखदीप दा काम पर से लौटकर फौरन सोने चले जाते। तातुश ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज पार्क में थोड़ा घूम आ सकती हो। बच्चे वहाँ खेलेंगे और तुम्हारा मन भी बहलेगा। उनकी बात मान मैं रोज शाम को बच्चों के साथ वहाँ जाने लगी। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थीं। वे वहाँ उन घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी जहाँ वे काम करती थी। उनमें से कई मुझे देख मेरे पास आती और कुछ इस तरह की बातें पूछती, तुम बंगाली हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, वे तुम्हारे साथ नहीं रहता। वहाँ कई जवान लड़के भी आते और उनमें बंगाली भी होते। वे भी मुझसे बातचीत करना चाहते और मौका न मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बातें करते। कोई यदि स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो उनसे बात क्या, लेखिका क्या कह रही है कि कोई स्वयं आता बात करना चाहता तो मैं उनसे बात कर लेती थी। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर देखिए, जो घर का मालिक था वो उसे क्या कह रहे हैं, पार्क में जाने के लिए कि तुम पार्क चली जाया करो, बच्चों को ले जाया करो, ठीक है। तो किस तरीके से देखिए, बिल्कुल वो उसे अपनी बेटी की तरह रखता था। तातुश सोचते थे कि इन्हें किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो चाहते थे कि इसे सारे सुख मिलने चाहिए और वो उन्हें लिखने के लिए भी प्रेरित करते थे और हर समय उसे कहते थे कि तुम लिखा करो, अपने टाइम को खराब मत किया करो, ठीक है। और उन्हें लिखने के लिए प्रेरित करते और उन्हें पार्क जाने के लिए परमिशन दी। और पार्क में अन्य औरतें जो आती वो इससे बातचीत करना चाहती थी, इससे पूछना चाहती थी कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम वहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं, वह तुम्हारे साथ नहीं रहते। वहाँ कोई जवान लड़के भी आते हैं और उनमें बंगाली भी होते हैं, वे भी मुझसे बातचीत करना चाहते हैं और मौका न मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बात करते। कोई यदि स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो उससे बात न करना कैसे संभव है। फिर भी ऐसे लोगों से मैं अधिक बातें नहीं करती और न ही अपने बारे में कुछ बताती, क्योंकि बात करने के पीछे उनका आशिक क्या है यह मैं समझ जाती। तातुश ने भी मुझसे कह रखा था कि जब भी कभी मैं बाहर घूमने निकलूं तो अनजान लोगों से ज़्यादा बातें न करूं। तातुश ने ठीक ही कहा था कि मैं भी वैसा ही सोचती थी और देखती भी थी कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी बातें पूछने लगते जिनके जवाब देने की मेरी एकदम इच्छा नहीं होती थी। बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। यह सब देख सुनकर अब मेरी बाहर निकलने की भी इच्छा नहीं होती थी, लेकिन बच्चों के खातिर जाना पड़ता था। लेखिका क्या कह रही है कि जब मैं बाहर घूमने जाती तो लोग तरह तरह की बातें मुझसे पूछते, लेकिन मेरा मन नहीं करता। तातुश ने सोचा कि सारा दिन घर का काम करके मैं थक जाती हूँ, तो उन्होंने उन्हें पार्क जाने के लिए कहा। लेकिन वो क्या कह रही है कि पार्क जाती तो वहाँ लोग अपरिचित लोगों का दुर्व्यवहार के कारण लेखिका जल्दी ही पार्क में जाना छोड़ दिया। एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को एक बच्ची के साथ देखा। उसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। उसके साथ वहाँ कोई बातचीत नहीं करता था। वह बच्ची को लेकर आती और उसी के साथ खेल खाल कर चली जाती। वह पार्क में आती
और कुछ एक लड़के उसे देखकर आपस में हंसी मजाक करते। वह किसी की ओर देखती तक नहीं थी। वह देखने में नेपालियों जैसी थी, लेकिन उस बच्ची से वह बांग्ला में बातें करती, जिससे मुझे लगता कि वह बंगाली हो सकती है। उसकी वयस 20-22 की रही होगी और साफ मालूम होता था कि उसका ब्याह नहीं हुआ। उसे देखकर मुझे बहुत माया होती। मैं सोचती कि इतनी बड़ी लड़की को काम के लिए अकेले इतनी दूर क्यों आना पड़ा होगा। मैंने उसे आवाज़ देकर बुलाया तो वह खुशी खुशी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास बिठा लिया और पूछा, तुम क्या बंगाली हो? उसने हाँ कहा और फिर नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनीति बताया। उस दिन से उससे मेरा अच्छा मेल जोल हो गया और हम एक दूसरे से रोज़ पार्क में मिलने लगी। किसी दिन न मिल पाने से हम दोनों उदास ही हो जाती। सुनीति से बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन उसकी माँ नहीं रही और जब वह 1 वर्ष की हुई उसके बाबा की मृत्यु हो गई थी। उसके मामा और दीदी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में माँ के न रहने से कितना कष्ट होता है वह मैं जानती हूँ। सुनीति जिस दिन अपने घर चली गई उसके 1 दिन पहले पार्क में मिली थी और जब तक वह मालूम नहीं था कि वह अगले ही दिन चली जाएगी। उसने मुझसे कहा था कि तुम कल अपना पता लिख कर ले आना और मैं भी अपना पता तुम्हें दे दूंगी। मैं अगले दिन अपना पता लेकर पार्क गई, लेकिन वह नहीं आई, वह चली गई। यह बात उस समय भी मेरे मन में नहीं आई कि उसके अगले दिन भी मैं उसे नहीं देखा। 2 दिन बाद देखा कि जिस बच्ची को लेकर वह आया करती थी वह बच्ची अपनी माँ के साथ आई। जब मुझे लगा कि वह चली गई, मैंने सोचा उसे शायद मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला। वह कर भी क्या सकती, जिसके यहाँ रहती थी उनके कहने पर तो उसे चलना था। सुनीति के न रहने से पार्क में अब मेरा मन नहीं लगता। मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। जितना समय मैं वहाँ बिताती थी उतना अब मैं लिखने पढ़ने में बिताने लगी। अब तक कितना मैं लिख चुकी। उसे तातुश ने फोटोकॉपी करा के अपने एक बंधु के पास कोलकाता में भिजवा दिया। कौन कह रहा है? बेबी हालदार। कि अब तक मैंने जितना भी लिखा, जो भी मैं लिखती थी उसे तातुश ने एक अपने बंधु के पास भिजवा दिया, मेरे लिखे हुए लेख को। तातुश हठात एक मुझसे बोले, बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैंने अवाक हो उनकी ओर देखती रही और फिर बोली, मेरी चिट्ठी? मुझे चिट्ठी भेजने वाला तो कोई नहीं। उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उनके एक बंधु ने भेजी है। मैंने कहा, सुनाइए ना, देखूं क्या है लिखा है। उन्होंने तातुश ने मुझसे बैठ जाने को कहा और फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगे। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है। तुम्हारे तातुश ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। मैं तुम्हारे तातुश से 1 वर्ष बड़ा हूँ। इस वयस में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर अब वह संभव नहीं है। कुछ किताबें पढ़ो और तातुश के पास से बांग्ला अभिधान लेकर रोज उसे पलटा करो। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा होती है। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है वे सभी उसे चमत्कार लेखन मानते हैं। मैंने एक बंधु से कहा कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपाने की व्यवस्था करे। ठीक है, पत्रिका में छपाने की व्यवस्था करे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को
किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा। आशा करता हूँ कि तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। यह बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने को भेजा है। आशीर्वाद के साथ यही समाप्त करता हूँ। चिट्ठी सुनकर मैं अवाक रह गई। मैंने ऐसा क्या लिखा जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा? उसमें अच्छा लगने की तो कोई बात नहीं, फिर मेरी लिखावट भी खराब है। लिखने में भूलें कितनी ही उसका कोई ठिकाना नहीं। फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तातुस से पूछा, मैंने तो लिखा है, वह उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा? तातुश बोले, वह तुम नहीं जानती। मैंने कहा, मैं सचमुच ही कुछ नहीं समझती। भगवान ने समझाने की क्षमता ही नहीं दी मुझे, लेकिन मैं समझाना चाहती हूँ। तातुश ने कहा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना काम किए जाओ, बस लिखो और पढ़ो। उसी से सब कुछ अपने आप तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है बेटा? तो देखिए किस तरीके से उसकी लिखी डायरी भी फेमस हो गई। ठीक है, तो आगे ये तभी तो ये बड़ी होके यही तो फिर लेखिका बन जाती है, बेबी हालदार। ठीक है, ये उसके द्वारा लिखी गया ही लेख है। ठीक है बेटा, अब बाकी कल पढ़ेंगे। जितना आपको पढ़ाई से अच्छे से पढ़ लेना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके, थैंक यू।